बहुत समय पहले रायगढ़ गांव में मुस्कान नाम की एक लड़की रहती थी। वो दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन वो बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो अक्सर गांव वालों की मदद किया करती थी। मुस्कान के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि काले रंग की वजह से कोई लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। उसी गांव के पास एक जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पेड़ के चारों तरफ कटीली दीवार थी। उस पेड़ पर लगने वाली नेल पॉलिश जो भी लड़की अपने हाथों पर लगाती वो बहुत ही खूबसूरत बन जाती थी। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बड़ा ही घमंडी था। वो पेड़ अपनी नेल पॉलिश सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही देता था। जब भी कोई साधारण या गरीब बदसूरत लड़की नेल पॉलिश लेने उस पेड़ के पास आती, तो वो पेड़ उन्हें वहाँ से डांट कर भगा देता था। जब ये बात मुस्कान को पता चली, तो वो जादुई पेड़ से मदद मांगने उस जंगल में जा पहुँची और जादुई पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई पेड़, मेरी मदद करो, कृपया करके मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। मुस्कान को देखते ही जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो बोला, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल भाग। जादुई पेड़, मैं तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इस वजह से मेरी शादी नहीं हो पा रही। जो भी लड़का मुझे देखने आता है वो शादी करने से इनकार कर देता है। मेरे माता पिता मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्लीज प्लीज अपनी एक नेल पॉलिश मुझे दे दो, जिसे लगाकर मैं खूबसूरत बन जाऊं, ताकि मेरी शादी हो सके। ए लड़की, मैं तुम्हें अपनी नेल पॉलिश नहीं दूंगी। मैं सिर्फ अमीर और सुंदर लड़कियों को ही अपनी नेल पॉलिश देती हूँ, समझी? तुम जैसी गरीब को नहीं। मुस्कान जादुई नेल पॉलिश के सामने बहुत विनती करती है, लेकिन उस घमंडी जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को उस पर जरा भी दया नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर लड़की आई और बोली, जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुमसे नेल पॉलिश लेने आई हूँ, ताकि मैं और भी ज्यादा सुंदर दिख सकूं। हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहे उतनी नेल पॉलिश यहाँ से ले जा सकती हो। इतना कहते ही जादुई नेल पॉलिश पेड़ के चारों ओर की दीवार गायब हो गई और वो लड़की ढेर सारी नेल पॉलिश लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देख मुस्कान मन ही मन सोचने लगी, ये लड़की जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी ही नहीं है, उनका तो एक बेटा है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, जरूर दाल में कुछ काला है। इतना सोचकर मुस्कान उस लड़की का पीछा करने लगी। काफी दूर चलने के बाद वो लड़की जंगल में बनी एक काली गुफा के अंदर चली गई। ये देख मुस्कान सोच में पड़ गई, ये लड़की इस गुफा में क्या करने जा रही है? आखिर माजरा क्या है? चलो चलकर देखती हूँ। ये कहते हुए मुस्कान दबे पांव गुफा के अंदर गई। तभी वो खूबसूरत लड़की एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। फिर वो चुड़ैल उन लाई हुई नेल पॉलिश में से एक नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगा लेती है। जैसे ही उसने नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाई, वो बहुत ही सुंदर दिखने लगी। ये जादुई पेड़ तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख हर रोज पानी में डालकर पिया करूंगी, तो मैं बहुत जल्द इस दुनिया की सबसे खूबसूरत शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। उस चुड़ैल की बात सुनकर मुस्कान सुन्न रह गई। अरे ये क्या? ये तो कोई दुष्ट चुड़ैल है। मुझे किसी भी तरह करके पेड़ को बचाना होगा। मैं अभी जाकर जादुई पेड़ को सावधान कर देती हूँ। उसके बाद तुरंत ही मुस्कान जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मुझे तेरी कोई भी बात पर विश्वास नहीं है, तू चली जा यहाँ से। मैं अपनी रक्षा खुद करना जानती हूँ, भाग यहाँ से। मुस्कान दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह चुड़ैल उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देख जादुई पेड़ घबरा गई। अरे अरे नहीं, उस लड़की ने तो मुझे सच कहा था। ये
मैं जल्दी से अपनी दीवार को ऊंचा कर लेती हूँ। ये कहकर जादुई पेड़ अपनी चारों तरफ बनी दीवार को अपने जादू से और ऊंचा कर लेती है, लेकिन दुष्ट चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तू कितनी भी कोशिश कर ले जादुई पेड़, अब तुम मुझसे नहीं बच पाएगी। ये कहते हुए चुड़ैल जैसे ही उस पेड़ को काटने लगी, तभी वहाँ अचानक मुस्कान जलती हुई मशाल लेकर पहुँच गई और बोली, खबरदार, अगर तुमने इस पेड़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगी। मुस्कान की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। तू मुझे भस्म करेगी बेवकूफ लड़की, लगता है तुझे पता नहीं मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, मुझसे मुकाबला करेगी तू। ये कहते हुए चुड़ैल कुल्हाड़ी लेकर मुस्कान की तरफ बढ़ी। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। मुस्कान के हाथों में जलती हुई मशाल भी बुझ गई। अरे नहीं, मेरी मशाल तो बुझ गई, अब मैं क्या करूं? जलती हुई मशाल से मेरा मुकाबला करने चली थी, अब तो वो भी बुझ गई। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी लड़की, पहले मैं तुझे ही मारूंगी, उसके बाद इस पेड़ की बारी। इतना कहकर चुड़ैल ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, बारिश होने की वजह से जमीन गीली हो गई, जिस वजह से चुड़ैल का पैर फिसल गया और वो जमीन पर गिर गई। मौका पाकर मुस्कान उस कुल्हाड़ी को उठा लेती है। उसके बाद मुस्कान उस कुल्हाड़ी से चुड़ैल के दोनों हाथ काट देती है। ये तूने क्या कर डाला लड़की? हाय, मैं मर गई, ये तूने अच्छा नहीं किया। अभी तो सिर्फ तेरे हाथ ही काटे हैं, अगर तू यहाँ से नहीं भागी तो तेरी नाक भी काट डालूंगी, फिर तो किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, समझी? मुस्कान की बात सुनकर दुष्ट चुड़ैल डरकर वहाँ से भाग गई। वहीं जादुई पेड़ मुस्कान का धन्यवाद करते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब तुम जितने चाहो उतने जादुई नेल पॉलिश ले जा सकती हो। जादुई पेड़ की बात सुनकर मुस्कान बहुत खुश हो गई। फिर वो पेड़ का धन्यवाद कर जादुई नेल पॉलिश लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर उसने जादुई नेल पॉलिश अपने हाथों में लगाई। जादुई नेल पॉलिश लगाते ही वो एक परी की तरह खूबसूरत दिखने लगी। अपनी बेटी का इतना सुंदर रूप देख मुस्कान के माता पिता मन ही मन बहुत खुश हुए। फिर कुछ दिनों बाद मुस्कान के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। उसके बाद मुस्कान की शादी उसके माता पिता बड़ी धूमधाम से करते हैं। फिर मुस्कान अपने पति के साथ हंसी खुशी रहने लगी। मानसी अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वो लोग बहुत ही गरीब थे। मानसी के पिता का देहांत बहुत समय पहले ही हो चुका था। मानसी और उसकी माँ खेतों में काम किया करते थे। मानसी को पक्षी और पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। वो अक्सर अपने गांव के बगीचों में जाकर सभी पक्षियों और पेड़ पौधों से बातें किया करती थी। मानसी एक दिन खेतों से काम करके वापस आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में नैना मिल गई। अरे मानसी, अच्छा हुआ तो मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ नैना? मैं तेरे घर ही जा रही थी, तुझे खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मेरी शादी तय हुई है, ठीक 1 हफ्ते बाद है मेरी शादी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और तुझे पता है लड़का NRI है, शादी के बाद तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई बधाई से काम नहीं चलेगा, तू मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त है और तुझे शादी में आना ही पड़ेगा। मैंने सभी सहेलियों को बुलाया है और सभी लहंगा पहन कर आएंगे, तू भी लहंगा पहन कर आना। शादी के संगीत का फंक्शन होगा, तब हम सब मिलकर नाचेंगे। वो नहीं नैना, तुम तो जानती ही हो हम कितने गरीब हैं। मेरे पास तो रोजाना पहनने के ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे में लहंगा खरीदना हमारे लिए संभव नहीं। मैं नहीं आ पाऊंगी, माफ करना। तू ये क्या कह रही है? तुझे आना ही पड़ेगा, आखिरकार तू मेरी बचपन की दोस्त है
और अगर तू नहीं आएगी तो संगीत में कोई मजा नहीं आएगा, और तू अपनी दोस्त की शादी में नहीं आएगी, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ, बहुत सारे लोगों को न्योता देना है। इसके बाद नैना वहाँ से चली गई। उदास मन से मानसी अपने घर में आकर बैठ गई। अब मैं लहंगा कहाँ से लाऊंगी? माँ से बोलूं भी तो कैसे बोलूं? मेरी कॉलेज की भी फीस भरने के लिए माँ इतनी मेहनत करती है, ऐसे में लहंगा खरीदना वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन नैना मेरी बचपन की सहेली है, उसकी शादी में जाना भी जरूरी है। यदि शादी में गई तो उसके लिए तोहफा भी ले जाना पड़ेगा। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? ये सोचकर मानसी बहुत उदास थी। तभी मानसी की माँ बोली, क्या हुआ मानसी? कुछ नहीं माँ। अरे इतनी उदास क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ। तो फिर इस उदासी का कारण क्या है? माँ, अगले हफ्ते नैना की शादी है। नैना की शादी? ये तो बहुत अच्छी बात है। नैना ने कहा है कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊं। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, तुम्हें तो उसकी शादी में जाना ही चाहिए। और वैसे भी वहाँ तो तुम्हारे सारे दोस्त आएंगे ना। हाँ माँ, और मेरी सभी सहेलियां लहंगा पहन कर आ रही हैं। नैना ने कहा है मैं भी एक सुंदर सा लहंगा पहन कर आऊं, लेकिन अब मैं लहंगा कहाँ से लाऊं? लहंगा तो बहुत महंगा आएगा। तुमने सही कहा बेटी, तुम तो जानती ही हो कितनी मेहनत से हम तुम्हारे कॉलेज की फीस भर रहे हैं। मानसी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। चुप हो जा मेरी बच्ची, अभी मैं काम पर जा रही हूँ। रास्ते में आते वक्त अगर मुझे कोई सस्ता सा लहंगा मिला तो मैं तेरे लिए जरूर लाऊंगी, चिंता मत कर तू। सच में माँ? हाँ मेरी गुड़िया, आप बहुत अच्छी हो माँ। अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ और बिल्कुल चिंता मत कर। अपनी माँ के काम पे जाने के बाद मानसी फटाफट सारे घर का काम करती है और बगीचे में पेड़ पौधों से बातें करने चली जाती है। कैसे हो तुम सब मेरे दोस्तों? तुम सब तो बहुत ही हरे भरे दिख रहे हो, लगता है तुम लोग बहुत खुश हो। तभी मानसी की नजर एक पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत ही सूखा हुआ था। अरे ये क्या, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों हो? तुम्हारे सभी दोस्त इतने खुश हैं, इतने हरे भरे खिलखिला रहे हैं, फिर तुम क्यों मुरझा गए? रुको, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ। ये कहकर मानसी उस मुरझाए हुए पेड़ पर पानी डालती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से पहले की तरह हरा भरा बना दूंगी, फिर तुम भी अपने दोस्तों के साथ खुश रहना। ये कहकर मानसी पक्षियों को दाना डालने लगी। आओ, यहाँ आओ, भोजन कर लो। आज मुझे आने में बहुत देरी हो गई ना, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोग अभी तक भूखे हो। कुछ देर बाद मानसी बोली, अभी मैं चलती हूँ, कल दोबारा मिलेंगे। इतना कहकर मानसी घर चली गई। अगले दिन फिर फौरन सारा काम खत्म करके वो बगीचे में आई और बगीचे में वो मुरझाए हुए पेड़ के आगे खड़ी हो गई। तुम तो कल से बहुत अच्छे दिख रहे हो, लगता है तुम भी धीरे धीरे खुश हो रहे हो। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी सारी पत्तियां भी हरी हो जाएंगी। ये कहकर मानसी उस पेड़ में पानी डालने लगी और रोज की ही तरह पक्षियों को दाना डालने लगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर मानसी घर वापस आ गई। ऐसे ही दिन बीतते हैं। माँ, नैना की शादी में केवल 2 दिन बाकी हैं। आप अभी तक मेरे लिए लहंगा नहीं लाई। क्या बताऊं बेटी, हर दुकान में लहंगे बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, कहीं सस्ता लहंगा मिल ही नहीं रहा, और तू तो जानती है इतना महंगा लहंगा मैं तेरे लिए नहीं ला सकती। मानसी अपनी माँ की बात सुनकर बहुत उदास हो गई, लेकिन वो अपने घर के हालातों को अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो जिद ना कर सकी और बगीचे में जाकर बैठ गई। वहाँ जाकर वो जोर जोर से रोने लगी। अब मैं क्या करूं? अपनी बचपन की सहेली की शादी में मैं क्या पहन कर जाऊं? सभी सहेलियां वहाँ लहंगा पहन कर आएंगी और मैं गंदे से कपड़ों में उसकी शादी में नहीं जा सकती। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे पास तो नैना को देने के लिए कोई अच्छा सा तोहफा भी नहीं है।
तभी मुरझाए हुए पेड़ से आवाज आई, रो मत मानसी। आवाज सुनकर मानसी हकबका जाती है। कौन कौन है यहाँ? घबराओ मत, मैं ही हूँ। कौन कौन है? सामने आओ। मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ मानसी। मेरे सामने? कहाँ हो मेरे सामने? मेरे सामने तो केवल पेड़ है। मैं ही हूँ मानसी, पेड़। क्या? एक पेड़ बोल रहा है? ये कैसे संभव है? मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ मानसी, मैं जादुई लहंगे का पेड़ हूँ। क्या कहा? जादुई लहंगे का पेड़? भला ऐसा भी कोई पेड़ होता है क्या? हाँ मानसी, चुप हो जाओ, रो मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तुम मेरी क्या सहायता करोगी? तुम तो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती। लेकिन मेरे जादुई लहंगे तो हिल सकते हैं ना। ये लो, मेरे पेड़ का जादुई लहंगा। ये जादुई लहंगा तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारी सारी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। पेड़ के इतना कहते ही उसकी सारी पत्तियां लहंगों में बदल गई। तुम सच कह रहे हो? ध्यान रहे मानसी, इस जादुई लहंगे का कभी दुरुपयोग मत करना। हाँ पेड़, तुम चिंता मत करो, मैं इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसके बाद मानसी जादुई लहंगे के पेड़ से जादुई लहंगा लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ को जादुई लहंगे के पेड़ के बारे में सब बताती है। अरे बेटा, जादुई जैसी कोई चीज नहीं होती, अगर हो तो ये तो चमत्कार हो जाएगा। अब नैना की शादी वाला दिन आ जाता है। मानसी जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती है, उसके पास सुंदर सी सैंडल और मैचिंग के गहने आ गए। साथ ही नैना को देने के लिए उसके पास एक सुंदर सा तोहफा भी आ गया। बेटा, तू तो सही कह रही थी, ये तो सच में जादुई लहंगा है और तू तो बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतरी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मानसी नैना की शादी में पहुंची। मानसी का लहंगा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मानसी, तेरा लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है और आज तो तू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। थैंक यू नैना, तू भी बहुत सुंदर लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे, देख मैं तेरे लिए एक खूबसूरत सा तोहफा भी लाई हूँ। अरे इतना खूबसूरत हार, इसकी क्या जरूरत थी? इतना महंगा तोहफा लाने की क्या आवश्यकता थी? माँ ने दिया है तेरे लिए, रख ले। इसके बाद संगीत शुरू हुआ। सभी लोग बहुत झूमते नाचते हैं। कुछ ही देर बाद शादी की रस्में भी खत्म हो गई और सभी अपने अपने घर वापस चले आए। मानसी भी घर पहुंच जाती है और अपनी माँ को शादी के संगीत के बारे में बताने लगी। अब अगली सुबह मानसी जादुई लहंगा पहनकर बोली, हे जादुई लहंगे, मुझे एक खूबसूरत सा घर दे दो जिसमें जरूरत का सारा सामान हो, ताकि मेरी माँ को धूप में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मानसी के ऐसा कहते ही उसका छोटा सा टूटा फूटा घर एक हवेली में बदल गया, जिसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। ये देखो माँ, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है। ये तो बहुत अद्भुत चमत्कार है। ये सब कुछ जादुई लहंगे की वजह से हुआ। इसके बाद मानसी जादुई लहंगे के पेड़ के पास गई और कहने लगी, जादुई लहंगे के पेड़, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हमारा जीवन बिल्कुल बदल गया और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। कोई बात नहीं मानसी, जिस तरह तुम हमारी सहायता करती हो उसी तरह मैंने तुम्हारी सहायता की। तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। इसके बाद मानसी जादुई लहंगे की सहायता से उस बगीचे की भी देखभाल करती है और साथ ही उसका जीवन भी संवर गया था और वो हंसी खुशी अपनी माँ के साथ अपना जीवन बिताने लगी। श्रीगंज नाम का एक गांव था। उस गांव की रक्षा स्वयं परियां करती थी, लेकिन समय के साथ साथ अब सपना परी को छोड़कर बाकी सभी परियां वहां से परिलोक वापस जा चुकी थी। इस बात से श्रीगंज की रानी चंद्रमुखी को हमेशा चिंता सताती थी। सपना परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हर मुश्किल घड़ी में आपने हमेशा हमारा साथ दिया। कितना समृद्ध हुआ करता था हमारा गांव। पर जब से परियां वापस गई हैं, इस गांव में रोज कोई ना कोई नई परेशानी आ खड़ी होती है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी महारानी, आप चिंता मत कीजिए। आपके पूर्वजों ने हम परियों पर बहुत उपकार किए हैं और हमें उन उपकारों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन सभी परियां वापस चली गई, पर उनकी तरफ से मैं ये कर्जा जरूर उतारूंगी। सपना परी की भी अब उम्र हो चली थी, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। अब उनके जादू में भी पहले वाली बात नहीं थी। एक रात जब सपना परी सो रही थी, तब उसे सपने के जरिए एक संदेश मिला। सपना परी ने अपने सपने में देखा कि श्रीगंज राज्य पर राक्षसों का हमला होने वाला है। उसकी फौरन आँख खुली तो वो महारानी के पास गई। रानी जी, अभी अभी मुझे संदेश मिला है कि इस राज्य पर राक्षसों का हमला होने वाला है। लेकिन यही राज्य क्यों? इस राज्य में एक समय में परियां रहा करती थी, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अपार शक्तियाँ विलुप्त है। उसकी खोज में राक्षस यहाँ हमला करने वाले हैं। लेकिन अब तो सारी परियां जा चुकी है ना, अब आने वाली मुसीबत से हम कैसे बचेंगे? परियों की सुरक्षा में मैंने अपनी सेना को भी इतना निपुण नहीं बनाया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ अपने राज्य को बचाने के लिए? सपना परी पूरी रात सोचती है और अगले दिन सबके उठने से पहले ही जादुई शक्तियों से पूरे गांव को एक रक्षा कवच में बांध देती है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने पूरे गांव में एक रक्षा कवच बिछा दिया। अब कोई काली शक्ति सीमा पार नहीं कर सकेगी। आपने फिर से एक बार साबित कर दिया कि आपके होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, वो कवच ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। अगर युद्ध हुआ तो अकेली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरे परिलोक में परियों को निमंत्रण देती हूँ, वो हमारी गुहार जरूर सुनेंगे। अगले ही दिन रानी परी ने परियों को निमंत्रण तो भेज दिया था, लेकिन काली शक्तियों की वजह से निमंत्रण परिलोक तक जा ही नहीं पाया। और ऐसे ही धीरे धीरे काली शक्तियों ने एक दिन गांव का रक्षा कवच भी तोड़ दिया और एकाएक करके गांव में प्रवेश करने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सपना परी समझ चुकी थी कि अब आगे बहुत परेशानी आने वाली है। मैंने रानी परी को वचन दिया था कि अपनी आखिरी सांस तक मैं इसी गांव की रक्षा करूंगी। मुझे कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा, वरना ये गांव तो तबाह हो जाएगा। ये सोचते हुए वो रानी के पास गई। रानी जी, मैं बहुत बड़ा कार्य करने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे से यहाँ जो कुछ भी होगा उसे आप कृपया करके संभाल लेना। आप कहाँ जा रही हो सपना परी, और आप वापस आओगे या नहीं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। बाकी परियों तक हमारा संदेश नहीं पहुँच सका। वो राक्षस हमारा संदेश राज्य से बाहर जाते ही नष्ट कर देते हैं। इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना होगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। और ऐसा कहकर सपना परी निकल पड़ी। सपना परी के जाते ही राक्षसों का हमला गांव पर बढ़ गया। 1/4 सैनिक पूर्व की दिशा और बाकी के बचे हुए सैनिक मुख्य दरवाजे पर तैनात रहेंगे। सैनिक रानी के बताए नक्शे कदम पर चल रहे थे, लेकिन राक्षसों का प्रभाव कम ना हुआ। राक्षसों की काली शक्तियों के कारण गांव के लोग अब धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे। पूरे गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। रानी को अब सब समझ आ रहा था कि उनकी प्रजा ऐसे बीमार क्यों पड़ रही है। लेकिन राक्षसों ने गांव को बाहर से भी घेर रखा था, जिस कारण रानी परी बाहर से दवाइयां भी नहीं मंगवा पा रही थी। वैद्य जी, क्या हमारे राज्य के वैद्य इतने बुद्धिहीन हैं कि वो इस बीमारी का ना पता लगा पा रहे हैं, ना कोई दवा बना पा रहे हैं? रानी जी, ऐसी बात नहीं है। ये सारा असर काली शक्तियों का है और ऐसे में कोई जादुई शक्ति ही इसका सामना कर सकती है। ये कोई सर्दी खांसी जैसी बीमारी नहीं। आशा है आप इस बात को समझ सकती हो। तभी एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर सभा में उपस्थित हुई। रानी जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, आपका ही सहारा है। देखिए, उसने कल से कुछ खाया पिया नहीं, उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। लग रहा है धीरे धीरे वो मुझे छोड़कर जा रहा है। मेरा एक ही बेटा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वैद्य जी, इनके बच्चे की देखभाल कीजिए। इस गांव का एक भी व्यक्ति मरना नहीं चाहिए। उस रात रानी बहुत चिंतित थी। ये मैं कैसी रानी हूँ? मेरी प्रजा मेरी आंखों के सामने मर रही है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही।
कि तभी रानी के कुछ गुप्तचर वहां आ पहुंचे। रानी जी, एक बुरी खबर है। काली शक्तियाँ पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। कल अमावस की रात है और कल ही वो पूरी तरह गांव पर हमला करेंगे। हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। रानी ये सुनते ही बहुत चिंता में आ गई। वो उसी समय अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गई और अगले दिन राक्षसों ने बुरी तरह से गांव पर हमला कर दिया। अब तुम्हें कौन बचाएगा? इस समृद्ध गांव की रानी, बहुत सालों से इस गांव पर नजर थी हमारी और अब हम आ चुके हैं अपने मकसद में कामयाब होने। मेरे गांव पर नजर डालने से पहले तुम सबको मेरा सामना करना होगा राक्षसों। सैनिकों, हमला! सैनिक और राक्षसों के बीच युद्ध चला, लेकिन सभी राक्षस इंसानों पर हावी हो रहे थे। उन्होंने इंसानों के दिमाग पर इस तरह कब्जा किया कि कुछ सैनिक तो खुद ही अपने आप को मार रहे थे। रानी भी अब जख्मी होने लगी। मेरी आखिरी सांस इस गांव के नाम। बस इस बात का दुख है कि मैं अपने राज्य को इनसे बचा न सकी। रानी की आंखें बंद होने ही वाली थी कि तभी एक पवित्र शक्ति का अनुभव हुआ और ये शक्ति परियों की थी। वो देखती है कि रानी परी अपनी सेना के साथ पहुंच चुकी हैं। आपको हमारी जरूरत हो और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? माफ करना, देरी से खबर मिली, इसीलिए देर से आ पाए हम लोग। तुम भी आ गई? तुमने तो हमारा काम और आसान कर दिया। तुम्हारी ही तो कमी थी। आ जाओ, आ जाओ। उसके बाद राक्षस और परियां आपस में लड़ने लगे। 2 दिन के भयानक युद्ध के बाद राक्षसों की हार हुई और एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। आपको कुछ नहीं होगा रानी जी। और ऐसा कहते हुए रानी परी रानी चंद्रमुखी के सर पर अपनी जादुई छड़ी लगाती है। छड़ी के अनुभव से रानी की तबीयत बिल्कुल तरोताजा हो गई। अगर आज आप समय पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। राक्षसों से छुटकारा तो मिल गया, लेकिन अब मेरा गांव तबाह हो रहा है। राक्षसों से जीत का ये तो जश्न का माहौल है ना रानी जी। अब कभी भी आपके राज्य पर बुरी शक्तियां हमला नहीं करेंगी। जश्न का नाम सुनते ही रानी को अपनी प्रजा की बुरी हालत के बारे में याद आया। किस बात का जश्न रानी परी? मेरी प्रजा मर रही है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। अब तो परियां भी। आप तो परियां हो, आपके पास तो जादुई शक्तियां है ना, आप जरूर मेरी मदद कर सकती हो। उसके बाद रानी परी बाकी परियों को महल में विश्राम करने का हुक्म देती है और खुद रानी के साथ गांव की प्रजा के पास पहुंच जाती है। वो देखती है कि काली शक्तियों ने लोगों के अंदर प्रभाव किया। वो अपनी जादुई छड़ी लोगों के सर पर लगाती है, लेकिन इसका कोई असर ना हुआ। उसके बाद रानी परी बार बार अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ना जाने ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें मेरी शक्तियां भी तोड़ नहीं पा रही। माफ करना रानी जी, यहाँ तो मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रणभूमि में मुकाबला तो कर लिया, लेकिन अब अपने गांव का क्या करूं? उस समय रानी बहुत चिंतित थी। अपने सामने वो अपने ही लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत दुखी थी। पूरे गांव में सिर्फ चीख पुकार गूंज रही थी कि तभी उन्हें एक आवाज आई। आवाज किसी और की नहीं बल्कि सपना परी की थी। मैंने कहा था ना कि मैं इसका हल जरूर ढूंढ कर लाऊंगी। परियां यहाँ आने वाली हैं, इस बात की खबर मुझे पहले ही हो गई थी, इसीलिए मैं लोगों की बीमारी दूर करने का साधन ढूंढने चली गई थी। आपने तो मेरी आंखों में आशा की नई लहर ला दी है सपना परी। तो क्या कुछ मिला आपको? उसके बाद सपना परी रानी परी को और रानी को अपने साथ ले गई। वो देखती है कि सपना परी ने गांव के सबसे खूंखार जंगल के बीच एक पेड़ का निर्माण किया था और वो पेड़ सोने और चांदी के जादुई गाउन की फ्रॉक का पेड़ था। सपना परी, ये नजारा तो बहुत अद्भुत है। मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। शुक्रिया रानी परी। रानी चंद्रमुखी जी, अब आप इस सोने और चांदी की जादुई फ्रॉक के पेड़ से सोने और चांदी के फ्रॉक ले लीजिए और उसके बाद सोने की फ्रॉक बड़े लोगों को और चांदी की फ्रॉक छोटे बच्चों को देना। ये फ्रॉक पहनते ही उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो अपने भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कोई बुरी शक्ति तो क्या, कोई छोटा मोटा वायरस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सोने और चांदी की फ्रॉक इसके एक इस्तेमाल के बाद ही गायब हो जाएगी। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा शब्दों में बयां नहीं कर सकती परियों। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे राज्य पर।
अब और देर मत कीजिए रानी। उसके बाद रानी फौरन सोने और चांदी की फ्रॉक के पेड़ से सोने और चांदी की फ्रॉक को अपनी प्रजा में बंटवा देती है। वो सपना परी के कहे अनुसार ही फ्रॉक का बंटवारा बड़े और छोटों में करवा देती है। फ्रॉक पहनते ही पूरी प्रजा की परेशानियां दूर हो गई। प्रजा तेजी से ठीक होने लगी और पूरे राज्य में रानी और परियों की जय जयकार होने लगी। जश्न का आयोजन किया जाए, ऐसा लग रहा है कि दूसरा जन्म मिल गया हो मुझे। एक बार फिर से सपना परी के द्वारा निर्माण की गई सोने और चांदी के जादुई पेड़ के कारण गांव की सारी परेशानियां दूर हो गई। उस दिन के बाद से कभी किसी राक्षसी शक्ति ने राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। और तो और उस दिन के बाद से राज्य में खुशहाली भी फैल गई।